नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। जब से वो पीसीसी चीफ बने तब से लगातार उनके पास एक बड़ा कार्य है पदयात्रा को लेके। बस्तर में दो पदयात्रा, बलौदाबाजार से लेकर राजधानी रायपुर तक पदयात्रा, बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पदयात्रा और आगामी दिनों में संविधान बचाने को लेकर भी पदयात्रा की योजना बनाई जा रही है, या यूं कहिए कि योजना बना ली गई है। लगातार दीपक बैज की इस पदयात्रा से बीजेपी अलग ही तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि साहब आप पदयात्रा में जुटे हैं और कांग्रेसी अपने ही पार्टी के खिलाफ सड़कों पर शव यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति बनी है। यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि लगातार पदयात्रा के बाद भी चुनावी हार हो रही है, जो बताने के लिए काफी है कि दीपक बैज केवल पद बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। आखिरकार इस पूरे पदयात्रा के क्या सियासी मायने हैं और आने वाले समय में क्या इसका नफा नुकसान होगा, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक के बाद एक पदयात्रा कर चुके हैं। शुक्रवार को भी दीपक बैज ने बिलासपुर से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के आरोप के साथ पैदल यात्रा की। अब ऐलान किया गया है कि 8 मई को संविधान बचाओ रैली की जाएगी, जिसमें इस रैली में प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी रहेगी। देखिए, कांग्रेस मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है, सरकार की विफलताओं को लेकर लड़ाई लड़ रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सरकार के पास कोई योजना है ना कोई विजन भी है। बिलासपुर में 8 तारीख को प्रदेश स्तर का संविधान बचाओ रैली करने का आयोजन लगभग डेट फाइनल हो चुकी है। पदयात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शनिवार को इस रैली को सफल बनाने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लगभग 1 साल में दीपक बैज ने कई पदयात्रा कर डाली। इन पदयात्राओं का असर कब कितना होता है, इसका अंदाजा अभी कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नेताओं में एकजुटता की भी कमी है। खबरें तो यहाँ तक इशारा कर रही हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पदयात्रा या पद को बचाने के लिए यात्रा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 8 मई को संविधान बचाओ पदयात्रा का किया ऐलान। 2 मई को स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर निकाली दीपक बैज ने पदयात्रा। इंद्रावती नदी के जल स्तर कम होने को लेकर 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया पैदल मार्च। गिरौदपुरी से रायपुर तक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा भी पिछले 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कर चुके हैं। अब दीपक बैज की इन पदयात्राओं को दूसरे अन्य कारणों के जोड़ने का सिलसिला हुआ शुरू। आला कमान तक सक्रियता दिखाने की कोशिश में जुटे हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज। कांग्रेस की पदयात्रा या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की पदयात्रा। एक तरफ कांग्रेस बखेड़ा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी ओर नेताओं के इस्तीफे पहुंच रहे हैं। इसके बीच में ये पदयात्रा बीजेपी के निशाना साधने में किसी अवसर से कम नहीं। कमजोर विपक्ष बोलते हुए बीजेपी पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बता रही है। वहीं कांग्रेस मजबूत विपक्ष होने का दावा करते हुए बीजेपी के पसीने छुटाने की बात कर रही है। दीपक बैज जी अपने संगठन को गढ़ने के लिए पदयात्रा का नाटक करते हैं। इधर उन्हीं के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की शव यात्रा निकाल देते हैं। 5-5 पार्षदों का इस्तीफा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। कांग्रेस पार्टी में विचारधारा कब से समाप्त हो चुकी है। आज प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुका है। समन्वय की साफ कमी है। गुटबाजी चारों तरफ देखी जा रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जो सर फुटबॉल का दौर है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि हमारी भी इच्छा थी कि प्रदेश में मजबूत विपक्ष मिले, जनता की आवाज उठाए, लेकिन इस भूमिका का निर्वाह करने में भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह असक्षम साबित हो रही है, जो कि बिल्कुल ही प्रदेश के हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब पदयात्रा करती है तो अहंकार से ग्रसित भाजपा की सरकार से पसीने छूटते हैं। ये असल में भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक विरोधी चरित्र है। ये तानाशाही चाहते हैं, जनता की आवाज और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो भाजपा तो डरी हुई है। कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, इसकी चर्चा चुनाव में ज्यादा होती है, लेकिन सियासी गलियारे दीपक बैज को लेकर इस वक्त कयासों से भरे हुए हैं। लगातार पैदल चलना आसान काम नहीं होता।
इसीलिए ये भी सोचना होगा कि क्या सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये पैदल मार्च का सहारा लिया जा रहा है, या फिर दीपक बैज कांग्रेस आला कमान तक कोई संदेश पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक सवाल तो उठेंगे ही, पदयात्रा या फिर पद बचाने की यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं सियासी गलियारों में दीपक बैज के पदयात्रा को लेकर। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवीण साहू है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आपने अपने पत्रकारिता जीवन काल में सैकड़ों पदयात्राएं देखी और कवर की है। चाहे गांधी जी की पदयात्रा हो, आप उस समय आपने कवर नहीं किया था, चाहे गांधी जी की पदयात्रा हो या छत्तीसगढ़ कहा जाए, देश में पदयात्रा का बहुत पुराना इतिहास है। हजारों हजार किलोमीटर की पदयात्रा छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हुई। इनके राजनीतिक मायने उस समय कुछ और होते थे। अब जब पीसीसी चीफ दीपक बैज पदयात्रा निकाल रहे हैं तो इनके राजनीतिक मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं। क्यों ऐसे हालात बने प्रफुल्ल जी? देखिए, पदयात्रा से कोई राजनीतिक दल मजबूत होता है, ये बात तो सही है कि जमीन पर तो आना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र मतलब लोक के बीच तो आपको जाना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो छत्तीसगढ़ में जो दीपक बैज पदयात्रा निकाल रहे हैं, अभी पिछले 3-4 यात्रा वो कर चुके हैं, तो उसका कांग्रेस पार्टी के भीतर या बाहर जो उसका राजनीतिक मायना जो ये निकाला जा रहा है कि चूंकि दीपक बैज लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके नेतृत्व में विधानसभा, लोकसभा, फिर नगरीय प्रशासन के चुनाव हुए और जो बिल्कुल नतीजे बहुत बुरी तरह पार्टी के खिलाफ चले गए, तो एक स्वाभाविक सी मांग पार्टी के भीतर उठती है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। और एक व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है और वो संगठन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भी प्रयास करता है, तो ये अगर इसे ऐसा देखा जा रहा है कि ये पद बचाने की यात्रा है, तो पद बचाना नहीं, पद में और संगठन में बने रहना, क्योंकि आप संगठन में अगर प्रभावशाली भूमिका में नहीं होंगे तो फिर आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। तो इस लिहाज से भी ये कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है। वो अपना नेता है, सांसद रहे हुए हैं और वो अगर संगठन के लिए कर रहे हैं, अंततः कर तो संगठन के लिए रहे ना, फायदा तो कांग्रेस को ही होगा। अब वो किसको होगा, अब ये फिर कोई बैठा रह जाए बोलता रहे कि आपने पदयात्रा निकाल लिया, आपने फायदा ले लिया, वो बात नहीं। लेकिन पदयात्रा किसी भी राजनीतिक पार्टी को हमेशा लाभ ही पहुंचाती है, कमजोर हो ऐसी स्थिति नहीं है। चलिए प्रवीण जी, छत्तीसगढ़ में दीपक बैज के 4 पदयात्राओं पे सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों हो रही है। पहला जगदलपुर में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, कहा गया कि सब कानून व्यवस्था के लचर स्थिति है, न्याय यात्रा निकालेंगे। दूसरी बड़ी यात्रा उन्होंने बलौदाबाजार से रायपुर तक निकाली, 137 किलोमीटर की पदयात्रा, वो कवर्धा कांड के बाद, जो वहां पे कांड हुआ उसके बाद यात्रा निकाली गई। तीसरी यात्रा उनके 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इंद्रावती नदी बचाने के लिए बस्तर में यात्रा हुई। अब आज जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बिलासपुर में उन्होंने यात्रा की। 8 तारीख को संविधान को लेकर यात्रा करेंगे, संविधान बचाने को लेकर लगातार पदयात्राओं कर रहे हैं। अब आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्यों ऐसा? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी प्रवक्ताओं और आदरणीय पारे जी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, विशेष रूप से जो आदरणीय पारे जी ने कहा, निश्चित रूप से मैं अक्षरशः सहमत हूं कि ये पद यात्रा नहीं है, अपितु पद बचाने की यात्रा है। दीपक का अर्थ अगर हम कहें तो हिंदी में अगर कह सकते हैं कि दिया, और इसी दिया के तले अंधेरे लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव हार चुके हैं उनके नेतृत्व में, विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, निश्चित रूप से तो सभी चुनाव लगभग उनके चुनाव में पार्टी ने बुरे तरीके से हारा है। तो निश्चित रूप से जनता ने और उनके पार्टी ने स्वयं उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। और जिस प्रकार से रायपुर राजधानी की हम बात करें, तो जब अगर हम बात करें कि लगभग 7 या 8 पार्षद उनके दल के होते हैं और उनके संज्ञान में बड़ा विषय आता है कि भाई पीसीसी ने गलत निर्णय लिया और संज्ञान में आने के बावजूद उस स्थिति को सुधारा नहीं, इसलिए आप देखेंगे कि कल परसों जो है लगभग 5 पार्षदों ने त्याग पत्र दे दिया। एक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व क्या होता है कि संगठन को अच्छे से चलाए, अगर कोई विषय उनके संज्ञान में
सुधारे, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार में अभी भी है, इसलिए केवल और केवल जो है कहीं ना कहीं अहंकार की पराकाष्ठा को रखते हुए धरातल पर उतरने वाला कोई काम नहीं किया। रही बात यात्राओं की, तो इस यात्राओं से धरातल पर कोई परिवर्तन चुनाव के रूप में हो या किसी भी रूप में देखने को नहीं मिला है। केवल और केवल ये राजनीतिक अस्तित्व को दिखाने के लिए और आलाकमान को कहीं ना कहीं नेतृत्व को बचाने के लिए है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन जनता के सरोकार में ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं आता है। रही बात, देखिए संविधान यात्रा की आप बात कर रहे थे, अगर मैं कहूं तो एक छोटा सा अगर कहूं तो कहावत है कि 100 चूहे जो है खाकर बिल्ली हज को चली। तो जो कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान की हत्या करते आई है, देश में इमरजेंसी आपने लगाया, समय समय पर संविधान की हत्या की, और आप संविधान की यात्रा निकालेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जरा सत्यप्रकाश जी से अब जवाब ले लेता हूँ। सत्यप्रकाश जी, प्रवीण जी ने दो बातें महत्वपूर्ण कही कि साहब आप धरातल पे नहीं है, अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व बचाने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही, चुनावी परिणाम में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि केवल आला कमान को बताने, दिखाने और जताने के लिए पीसीसी चीफ इस तरह से यात्राएं कर रहे हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। जवाब दे दीजिए। अवधि जी, देखिए प्रवीण साहू जी ने बोला कि सिर्फ आला कमान को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ चलिए ठीक है, इतना तो मान रहे कि हम काम कर रहे हैं, विपक्ष के नाते। आप तो सरकार में 1.5 साल से काम नहीं कर रहे हैं। जब तक पर्ची नहीं आती काम नहीं होता है, जब तक अमित शाह जी आएंगे नहीं काम नहीं होता। अमित शाह जी किसी को फटकार लाएंगे तो मुंह फुला के उधर बैठ जाएगा। तो आप तो सरकार में होते हुए काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम विपक्ष होते हो जनता की आवाज तो उठा रहे हैं, ये इनके प्रवक्ता खुद मानते हैं। पहली बात। दूसरा, देखिए जहां तक यात्राओं की बात है, अवधि जी आपने अभी शुरू में बोला गांधी जी की यात्रा हो या हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा हो या भी दीपक बैज जी की यात्रा हो, देखिए यात्राओं का महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा अगर इतिहास उठा के देखिए कांग्रेस पार्टी का, तो यात्रा कर करके गांधी जी हो, नेहरू जी हो, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, खून बहाया। लेकिन जनता के बीच में जाना, उनकी आवाज उठाना, कांग्रेस पार्टी का ये शुरू से इतिहास से लेकर आज तक ये एक मैं बोलूंगा रास्ता है कि भाई जनता के बीच में जाके उनकी आवाज उठाई जाए, जनता की सुनी जाए। और खास तौर से पिछले 11 साल की अगर मैं बात करूं तो जनता को कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। 2-3 लोगों के आसपास सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में भी वही हालत चल रही है 1.5 साल में। तो ये जनता के बीच में जाना, उनकी आवाज सुनना, उनकी आवाज बन के उनकी आवाज उठाना, ये विपक्ष का धर्म बनता है। हम उसी के तहत जा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि संविधान के तहत हम जो बात करते हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी चिढ़ती है। बीजेपी चाहती नहीं कि संविधान की बात हो, बीजेपी चाहती है कि संविधान को कहीं ना कहीं किनारा किया जाए। और एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा अवधेश जी, देखिए मैं इनकी भी गलती नहीं बोलता हूं, पूर्वज आपको क्या सिखा के जाते हैं उसी के तहत आप उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने बताया कि भाई संविधान की इज्जत करो, भाई अगर किसी अन्याय हुआ तो उसके लिए न्याय की लड़ाई करो। इनके पूर्वजों ने बताया कि संविधान की प्रतियां जलाओ, संविधान का अपमान करो। हमारे पूर्वजों ने बोला कि भाई अगर कोई अन्याय हो रहा है तो लाठियां खाओ। इनके पूर्वज ने बोला भाई मुखबिरी कर लो, भाई पेंशन ले लो भाई। तो इनकी गलती नहीं है, जो आपको पूर्वज सिखाएंगे वही आप सीखेंगे। तो इसी के तहत संविधान यात्रा हम निकाल रहे, क्योंकि पिछले 11 साल से और प्रदेश में 1.5 साल से कहीं ना कहीं जनता की सुनी नहीं जा रही है। और एक चीज बोलूं, इनके पूर्वज की मैंने बात की ना, हेडगेवार से लेकर गोलवलकर तक संविधान को किस तरह से इन्होंने अपमानित किया था कोई भूला नहीं है। गोलवलकर ने तो एक किताब था बंच ऑफ थॉट में तक बोला था कि हमारा संविधान एक पश्चिमी देशों का विभिन्न संविधानों के अनुच्छेदों का एक बोझिल और विषम मात्र है। तो संविधान को बेइज्जत करना, संविधान को कहीं ना कहीं कुचलना, वो शुरू से रहा है। इनके पूर्वजों ने इनको यही सिखाया ना, 52 साल तक झंडा मत फहराए हो, आप संविधान को कुचल कर रखो, संविधान को आप मानो मत। तो इनके पूर्वजों ने जो सिखाया वही ये करते आ रहे हैं। तो इनकी गलती नहीं, मगर हम संविधान के तहत देश को, प्रदेश को चलवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम विपक्ष में, तो उसी के तहत जनता की आवाज उठा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? एक और बहुत मैं बात बोलूंगा, देखिए अभी आपने भी जो टॉपिक रखा, या प्रफुल्ल जी ने बोला, प्रवीण जी बोल रहे, यात्रा किसके लिए? यात्रा जनता के लिए है। हमने कभी पद की लालसा नहीं की, इनके जैसे नहीं करते हम पद के लिए नहीं लड़ते, हम जनता के लिए लड़ते हैं। जैसे मैं वो इतिहास उठा कर देखिए, जनता के लिए लड़ना, पद की लालसा नहीं रखना, ये हमारा इतिहास है। और जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जनता के आवाज हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। लाठियां खाए थे और खाएंगे भी। जनता के लिए अगर लाठी खानी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा, वो भी हम तैयार है, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर आपको कहीं ना कहीं संविधान कहता है जो ये अपराध बढ़ रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं चरस गांजा आज सड़कों पर बिक रहा है उस पर कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। तमाम चीजें सरकार में रहते आपको करनी पड़ेगी। ये विपक्ष में धर्म बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगा आपके सत्यप्रकाश जी। देखिए, 4 राजनीति में 4 बड़ी यात्राओं का स्थान दिया गया है। प्रफुल्ल जी आप सुनिएगा जब ध्यान से, और कहीं गलत होगा तो टोकिएगा। 4 यात्राओं का उल्लेख हमेशा सियासत में किया जाता है। सबसे पहले यात्रा चंद्रशेखर ने निकाली 1983 में 4200 किलोमीटर की यात्रा। चुनाव परिणाम बुरी तरीके से प्रभावित हुए उसके बाद। दूसरी बड़ी यात्रा निकाली, किसने निकाली? YSR रेड्डी ने निकाली 2003 में 1500 किलोमीटर की यात्रा।
चुनावी परिणाम पलट गया। चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में पदयात्रा निकाली 1500 किलोमीटर की, 2800 किलोमीटर की, माफ कीजिएगा। उसके बाद चुनावी परिणाम पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। YSR रेड्डी के बेटे उन्होंने भी, जगन मोहन रेड्डी ने भी एक बड़ी यात्रा निकाली, उसका भी असर राजनीति में दिखा। लेकिन छत्तीसगढ़ में दीपक बैज अब तक 4 बड़ी यात्रा अकेले कर चुके हैं, चुनावी परिणाम में कहीं असर नहीं आया। प्रफुल्ल जी, क्यों ऐसा? आपने आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव का नहीं बताया। उन्होंने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ी यात्रा निकाली। बिल्कुल। तो दक्षिण भारत में तो ये यात्राओं का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल। और वहां पर निकाली भी जाती है। और अपने शेष भारत में लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, फिर उसके बाद मुरली मनोहर जोशी की एक रथ यात्रा निकली, और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। बिल्कुल। और आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए, उसके परिणाम भी आपके सामने है। कांग्रेस ने इंक्रीज किया। तो लोकतंत्र में ये बात तो बिल्कुल कटु सत्य है, अटल सत्य है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको जनता के बीच जाना है, जनता के साथ रहना है। और मुद्दे क्या होंगे, ये समय समय पर अलग अलग मुद्दे होते हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ और मुद्दे थे, आडवाणी जी की यात्रा में उस समय के मुद्दे थे। आज ये जो यात्रा निकाल रहे हैं दीपक बैज, वो उनके कुछ स्थानीय मुद्दे, कुछ राज्य स्तर के मुद्दे, कोई इंद्रावती बचाओ तो कानून व्यवस्था बचाओ, तो स्वास्थ्य को लेकर के। तो ये एक तरह के आंदोलन का हिस्सा है जो सत्ता के खिलाफ चलाया जाता है। तो इसका परिणाम भी निश्चित रूप से जो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि आप यात्रा निकालें और उसका कोई परिणाम, आप अगर काम कर रहे हैं तो नतीजा मिलेगा ना। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी मैं देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, सारे कार्यक्रम बिल्कुल सुनियोजित तरीके से करते हैं। वो भी तो काम करने से, कुल मिलाकर परिश्रम जो है वो जब तक आप नहीं करेंगे आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। तो वो चाहे वो पद यात्रा जैसा परिश्रम हो, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो आपके कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों के घर घर जाने का कार्यक्रम, जनसंपर्क का कार्यक्रम हो। तो ये सारी चीजें राजनीति में आपको फायदा तो पहुंचाती है। ठीक है, मैं लौटूंगा जरा प्रवीण जी का रुक। प्रवीण जी, राहुल गांधी की भारत यात्रा का जिक्र अगर पदयात्रा वाले विषय पे न किया जाए तो बेमानी मानी जाएगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की, चुनावी परिणाम भी उसके हुए कि कांग्रेस × 2 हो गई, लोकसभा में 100 के करीब सीटों पे वो पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है कि दीपक बैज ने सबसे बड़ी पदयात्रा अपने 4 पदयात्रा में से बलौदा बाजार से लेकर रायपुर तक निकाली 130 किलोमीटर की पदयात्रा। उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर पदयात्रा निकली, उपचुनाव हुआ और रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जीत हुई। देखिए, पहली बात तो जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, पहली यात्रा, उस भारत जोड़ो में यह महत्वपूर्ण प्रदेश जो राम जी का ननिहाल है वो सम्मिलित नहीं होता है। तो इनकी मानसिकता तो कहीं कहीं इस प्रदेश को सम्मान देने वाली नहीं थी, पहले भी नहीं थी, ना आगे भी नहीं रहेगी। रही बात, देखिए, यात्रा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम सम्मान करते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि चुनाव के परिणाम में परिवर्तन नहीं होना, ये दिखाता है कि केवल और केवल एक ढोंग है। और रही बात, देखिए, आदरणीय मेरे बड़े भाई सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि संविधान के विषय पर भाजपा वाले बात करने से बचते हैं। आइए पूरी बात करता हूं। देखिए, अगर मैं यही मेरे पुस्तकों की बात कर रहा था, चलिए मैं गिनाता हूं इनको। सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात करूं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संशोधन करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाया। अगर दूसरी अगर बात करूं, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, अगर मैं बात करूं, विद डेट कोट कर रहा हूं, 12 जून 1975 को हाई कोर्ट का निर्णय आता है जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आता है, और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ निर्णय दिया था। और 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1970 तक, लगभग 21 महीने तक पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। रही बात, देखिए, 2 पीढ़ी की बात, तीसरी पीढ़ी की बात करूं तो यही राजीव गांधी जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे। केवल और केवल एक वर्ग को कहीं ना कहीं अगर सम्मान देने के लिए इंदिरा, अगर मैं माफ करेगा, शाहबानो केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट कर रख दिया। और चौथी पीढ़ी की बात करता हूं राहुल गांधी जी को, तो अपनी चुने हुए संविधान के माध्यम से चुनी सरकार के अध्यादेश को आपने जनता के समक्ष फाड़ दिया। तो संविधान की हत्या तो आपने बार बार की, और हम पर आप लांछन लगाते। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए, आपने देश में आपातकाल लगाया, लोगों की नसबंदी की, और संविधान की आप बात करते हैं। और लगातार हमने संविधान में संशोधन किया, लेकिन किस लिए? अगर हम कहें तो आर्थिक रूप से पिछले लोग को 10% आरक्षण देने का काम हमने किया। तो बहुत सारे अच्छे संविधान का विषय नहीं है, ठीक है, आप पर्याप्त जवाब आपका आ गया। मैं लौटता हूँ। यात्रा के बार बार कह रहा हूँ, देखिए, इनके यहाँ परिक्रमा चलता है ना ये, और देखिए ऊपर से आदेश आएगा, थोड़ा बहुत आप
फॉर्मेलिटी कर लीजिए। तो ये पद यात्रा नहीं है, फॉर्मेलिटी यात्रा है दिखाने के लिए भाई मैं अध्यक्ष हूँ। अरे अध्यक्ष होते तो अब रायपुर राजधानी में जो है 5 पार्षद इस्तीफा नहीं देते। जवाब ले लेते सत्यप्रकाश जी, जवाब दे दीजिए कि केवल दिखाने के लिए, पद बचाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए यात्रा की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले इनके नेता ने शायद बयान दिया था कि हमारे यहाँ परिक्रमा चलता है, ये शायद भूल गए। हमारे और इनके यहाँ पर्ची चलती है, वो सब पूरा देश जानता है। विदेशों तक चर्चा रहती है कि विदेशों में भी इनकी पर्चियों से सेटिंग होती है, चाहे वो अडानी जाए पर्ची लेके, चाहे अंबानी जाए पर्ची लेके, वहां कोयले खदान मिल जाते हैं। तो पर्चियों का तो इनका पूरा देश चला रहे 11 साल से। पहले वो देखिए बार बार ये बात बोल रहे हैं, संविधान की बात आप करते कहाँ है? अरे मैं तो एकदम ताल ठोक के बोल रहा हूं, जो इमरजेंसी लगी उस समय क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं, उस समय हम नहीं थे, मगर फिर भी राहुल गांधी जी ने उसके लिए माफी मांगी सार्वजनिक तौर पे। आज के अघोषित जो आपातकाल लगा हुआ है, महंगाई जो चरम सीमा पे है, अगर कोई मोदी जी के बारे में बोल दे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अगर मोदी जी के बारे में कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उसके स्टूडियो तोड़ दिया जाएगा। अगर मोदी जी के बारे में गाना बन जाएगा तो उस संगीतकार के ऊपर केस हो जाएगा। ये हो रहा था क्या? ये अघोषित का आपातकाल लगा है, माफी मांग रहे हैं क्या मोदी जी? बता दीजिए आप। इसलिए आज तो न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई गृह युद्ध हो रहा है, न्यायपालिका की वजह से गृह युद्ध हो रहा है। ये हालत आपने कर दी है। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में एक व्यंगकार तो उसको बोला था, मैं नाम अभी भूल चुका हूं, उसको बोला कि भाई बहुत दिन हो गए आपने मेरे बारे में व्यंग नहीं लिखा है। तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ये उस समय के नेता थे जो बोलते थे कि हाँ, ताकि हमको पता चले हमारे में कमियां क्या है। इसलिए बोला हमारी बात करें, हमने तो आरटीआई दिया, हमने आरटीआई दिया, राइट टू फूड दिया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, मनरेगा दिया। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया, इन्होंने दिया अडानी को कोयला, इन्होंने दिया अनिल अंबानी को जेट प्लेन। तो इनके ये चीजें हैं, इससे बोल रहा हूँ इनको। ठीक है प्रवीण, इतनी मजबूती से आवाज उठा रहा है, जनता की आवाज उठाएगा, उठाता रहेगा। ठीक है, इनको सुननी पड़ेगी। ठीक है, मैं जब प्रफुल्ल जी का रुख करता हूँ फिर मैं लौटता हूँ आप लोग। प्रफुल्ल जी, छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा का बड़ा इतिहास है। कंडेल नहर पदयात्रा देश नहीं इतिहासों में दर्ज है। सत्ता का परिवर्तन 2018 में 15 सालों के बाद हुआ, उसमें पदयात्रा की बड़ी महती भूमिका मानी गई। भूपेश बघेल उस समय पीसीसी के चीफ हुआ करते थे, बाद में वो मुख्यमंत्री बने राज्य के। उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन पदयात्राएं निकाली और एक पदयात्रा में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि राहुल गांधी भी शामिल हुए थे जब गर्भाशय कांड जैसा कुछ चीज हुआ था छत्तीसगढ़ में। उसके बाद उस पदयात्रा में जो है राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। लेकिन बात वही है, सवाल वही है कि वो तमाम पदयात्राओं का परिणाम दिखा धरातल पे। इन पदयात्राओं पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप कुर्सी बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अवधेश जी, यात्राओं का तो इस देश में इतिहास रहा है। बिल्कुल सर। और केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, हमारे देश में तो सामाजिक और धार्मिक यात्राएं भी निकलती हैं। ये दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए, उन्होंने 3300 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा कर ली 2017। बिल्कुल परिक्रमा भी एक तरह की यात्रा है। कांवड़ लेकर जो लोग सावन के महीने में जाते हैं वो एक यात्रा है। विट्ठलवा की यात्रा को लेकर के वो लोग जाते हैं, वो भी एक यात्रा है। और आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन आप देखिए प्रभात फेरियां निकला करती थी शहरों में, अब तो उसका चलन कम हो गया। आप अभी भी देखिए कि गुरुद्वारों में निकलती है वो प्रभात फेरी, सुबह शबद कीर्तन। तो ये तो हमारे स्वभाव और संस्कृति का हिस्सा है। और इन यात्राओं का जो विशुद्ध रूप से मतलब अगर हम निकालें तो वो जागरण पैदा करना है कि लोग जागृत हो, उससे लोगों को जागृत किया जा सके, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। तो और पॉलिटिकल यात्राएं भी कुछ इसी तरह की है। अब वो ठीक है, उसमें बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे घुस जाते हैं, तो वो किसी एक विषय को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, तो और करना भी चाहिए। मैं तो अब आपसे पहले भी मैंने कहा कि यात्रा करने से, लोगों के बीच जाने से, जनदर्शन करने से फायदा तो होता है। अब दीपक बैज जी को कितना फायदा होगा ये तो मैं नहीं जानता, ये तो उनकी पार्टी तय करेगी। तमाम यात्राओं के बावजूद ये फैसला तो उनकी पार्टी करेगी कि उनकी इस यात्रा के लाभ को उनको देना है कि नहीं देना है। और अगर ये पद बचाने के लिए है तो वो पद बचेगा नहीं बचेगा ये तो उनकी पार्टी जाने, हम तो कुछ बोल नहीं सकते उसमें। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से जो मुझे लगता है कि यात्रा किसी भी नेता और पार्टी को मजबूत ही बनाती है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, जवाब दे दीजिए, क्या इसके बाद पद बचेगा? जो सवाल बार बार उठ रहा है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त। जी, मैं जैसे पहले बोला कि आपने डिबेट का टॉपिक भी रखा तमाम, तो ये इस पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में आ रहा है। अरे हमने जैसे बोला हमारा इतिहास है, पद के लिए कोई नहीं जनता के बीच जाता है, जनता की आवाज उठाने के लिए जाना है। जनता 1.5 साल में जो अन्याय सह रही उसकी आवाज उठाना है, जनता की आवाज बन के सरकार को जगाना है। ये काम हम विपक्ष के नाते कर रहे हैं, ये हमारा धर्म बनता है, हमारा तो इतिहास वैसी रहा है। तो पद बचाने की यात्रा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पर मेरे को बहुत गहरी असहमति है। ये यात्रा सिर्फ जनता के लिए है,
जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान के तहत प्रदेश को चलाने के लिए। सत्यप्रकाश जी के गहरी आपत्ति का जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक फॉर्मेलिटी यात्रा है ना। इनके कांग्रेसी कार्यकर्ता, पूर्व कांग्रेसी पार्षद इनके अगर कह सकते हैं कि कांग्रेस की शव यात्रा निकाल चुके हैं, मुंह पर करारा तमाचा है। रायपुर राजधानी में अगर ये स्थिति है तो सोच लीजिए दूर अंचल क्षेत्र में क्या होगी। कार्यकर्ताओं की अवमानना कर रहा सुरेंद्र दाव का प्रकरण आपको मालूम है। और अगर मैं बात करूं तो जिला अध्यक्ष ने क्या कहा था राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, राहुल गांधी जी के सामने, कहीं ना कहीं अवमानना होती है। मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रवीण जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि देश के सियासत और सियासी इतिहास में पदयात्राओं का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारें बदल गई, तमाम परिणाम बदल गए। छत्तीसगढ़ में लगातार पदयात्राओं का भी बड़ा इतिहास है, चाहे पीसीसी चीफ रहते हुए भूपेश बघेल जी ने निकाली हो या फिर दीपक बैज जी पदयात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इसका आगामी दिनों में क्या कुछ परिणाम होगा, और जो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है कि पद यात्रा नहीं पद बचाने की यात्रा है, इसका पटाक्षेप या इसका निर्णय कब तक होगा, ये भविष्य के गर्त में फिलहाल छुपा हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।